पाप पुण्य का लेखा जोखा जब हो रहा होता है तो कहते तो सब है कि हमने तुम्हारा हिसाब कर दिया है, ये तुम्हारा हिसाब होगा। जो भी फल तुम काट रहे हो, अभी जो कर रहे हो वर्तमान में, उन सब का फल जुड़ रहा है और उसका फल तुम्हें मिलेगा कुछ टाइम बाद। लेकिन जो समय ये निकल जाएगा ना, उस समय के बीच का जो गैप है, जो ड्यूरेशन है, जो अंतर है, वो कितना लंबा हो सकता है फल और तुम्हारे कार्य के बीच का। कि तुमने कोई काम किया, उसका फल मिलने में कितना समय लग सकता है। कुछ महीने, दिन, साल, दशक, अर्ध शताब्दी, यानी कि 50 साल। ये भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो ये ऋषि मुनियों की वाणी है, जो ग्रंथों में लिखी हुई है, उसमें है कि फल तुम्हें अगले जन्म में भी मिल सकता है। कि जो तुमने अभी पाप किए हैं, उसका चक्र या फल अगले जन्म में मिलेगा। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि हम उतना ही काटते हैं जितना हमारे पिछले पुण्य जुड़े होते हैं? यानी कि अभी जो हम जी रहे हैं, जो भी खुशियाँ हैं, जो भी दुख है, वो हम अपने आने वाले भविष्य को नहीं जी रहे हैं, हम अपने पिछले कर्मों को जी रहे हैं। धर्म ग्रंथों की किताबों के हिसाब से तो यही कॉन्सेप्ट समझ आता है कि अभी की जो तुम लाइफ जी रहे हो ना, जो कितना अच्छा है या बुरा है, वो सब तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप पुण्य के हिसाब से है। और जो तुम इस जन्म में करोगे, उसका फल तुम्हें नेक्स्ट ईयर जन्म में मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है नेक्स्ट जन्म में। कहीं ना कहीं गलत तो है। और ये साइकिल चलता रहता है, ये जो अंतहीन चक्र है। क्योंकि यार पाप तो तुम किसी भी क्षण कर देते हो। ऐसे चलते चलते मेरे पैरों के नीचे न जाने कितनी चींटियाँ आई होंगी, तो मैंने वो जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन कर्म तो बंध गया ना मेरे हाथों। तो क्या वो कर्म भोगने के लिए मैं वापस नहीं आऊँगा? मैं भी किसी दिन ही कोई छोटा सा, कोई तुच्छ सा, कोई कीड़ा या कोई चींटी बन के सड़क पे चल रहा हूँगा और खाना जुटा रहा हूँगा, और अनजाने में कोई और इंसान मेरे ऊपर पैर रख के मुझे मार के जा चुका होगा, मुझे कुचल के। बस क्षण भर में लाइफ ख़त्म। तो ये भी हो सकता है। कर्मफल जितना कहता है उतना होना तो निश्चित ही है ना। तो ये कुछ सवाल उलझे हुए हैं कि हम कर तो रहे हैं, अच्छे फल को कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो हमारे पुराने कर्म
क्या सारा जो भी फल था पीछे का, या अनजाने में भी जो होती है हमसे गलतियाँ, क्या वो भी माफ़ हो सकती है? पता नहीं। कि मेरे यहाँ तो कोई जीव हत्या तो हुआ है, और धर्म तो यही कहता है कि मेरे साथ भी वही हो, एग्ज़ैक्ट सेम वही। जैसे मैंने किसी जीव को अनजाने में मारा है, तो वैसे ही मेरा रीइन्कार्नेशन होगा और मैं ऐसे ही अनजाने में मारा जाऊँगा। देखा जाए तो यही होना चाहिए, लेकिन फिर लगता है ये इलॉजिकल है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। बट डाउट होता है। अच्छी चीज़ों पे शक नहीं करता मैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जो सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं ना, उन पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। इतना नहीं, बट थोड़ा मुश्किल है। बाकी जितने भी शास्त्रों में अच्छी बातें लिखी हैं, उनको मानने में कोई बुराई नहीं है, और वो स्ट्रांगली मानता भी हूँ। जैसे आजकल जो भी बात चल रही है फीमेल्स के अगेंस्ट, जो लिव इन में रह रही है अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ, कि चला तो ठीक है, नहीं चला तो छोड़ दो, ये रॉन्ग है, और इसको मैं अपोज़ करता हूँ स्ट्रांगली। और जो भी संत महात्मा इस चीज़ को बोल रहे हैं कि ये गलत है, मैं उनके साथ स्ट्रांगली खड़ा हूँ, और मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि आपने जो भी कहा है वो सही कहा है। ये लिव इन वाला कल्चर सही नहीं है, गलत है ये। तुम अपने आप को दूषित कर रहे हो बस। इसीलिए मन बेचैन हो जाता है। फ़ॉरेन में इतना डिप्रेशन क्यों है? अब्रॉड में, मतलब बाहर के देशों में, जहाँ पे धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। कहने के लिए वहाँ पे बहुत सिविक सेंसेस है। ये नया वर्ड इंडिया में बहुत ज़्यादा, हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा अभी प्रचलन में है कि सिविक सेंस नहीं है, शिष्टाचार। शिष्टाचार वहाँ पे नहीं है असल में। वैसे साफ़ सफाई तो यहाँ भी हो सकती है अगर लोग संपन्न हो तो। लोग संपन्न नहीं है हमारे देश में। कुछ लोग, मुट्ठी भर कुछ लोग, जो कि सबसे ऊंची कोटि के लोग हैं, वो चाहते हैं कि गरीब हो देश में, ताकि उनके ऊपर राज करना इजी हो। असल में वो गरीब लोग ही है जो उनको सर्व करते हैं। तो वो जो टॉप टियर 1 के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि गरीब लोग हो, क्योंकि गरीब नहीं होगा तो उनको सर्व नहीं कर पाएगा कोई। उनको जो उनके मुंह में ला के परोसते हैं ना चीज़ें, वो नहीं आ पाएंगी बैठे बिठाए, सिवाय सिर्फ कुछ पैसों के टुकड़े फेंक कर। तो ये बात है। और गरीबों से पैसे लूटना आसान है, बजाय कि रईसों के जेब से पैसे निकालना। इसीलिए ये सत्य है बहुत ज़्यादा कि सरकार और जो भी पूंजीवादी लोग हैं, वो चाहते हैं कि गरीबी हो। हाँ, तो मैं सिविक सेंस पे था। सिविक सेंस, शिष्टाचार विदेशों में नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग पूरे ही, ये सब बातें ना हमारे ऋषि मुनियों को साफ खुल के बोलना चाहिए कि ये वहाँ पे ऐसा क्यों और यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है। ये दोनों बात करनी चाहिए।
खुल के नहीं कहोगे, उसके पीछे का रीज़न नहीं बताओगे, बस ऊपर से तुम बस एक मोटी-मोटी बात पकड़ लोगे कि ये बात गलत है। लेकिन क्यों गलत है? लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो समझ सके कि ये बात क्यों गलत है। तो तुम्हें बताना पड़ेगा। जितने भी ऋषि मुनि हैं, जो भी संत महात्मा हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, महात्मन हैं, कथावाचक हैं, जो भी जिनको भी थोड़ा ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, उनको कहना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए खुल के, डिस्क्राइब करके कि ये चीज़ें हमारे देश की चीज़ों से कैसे अलग है। क्योंकि हमारे देश में कई सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ, अगर एक्सप्लेन ढंग से ना कर पाया तो क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बात ऐसी है कि हमारे देश में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत जगह पर वैसे हमारे देश में बस एक पैसे को लेके लोगों में ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को लूटने के चक्कर में, लेकिन वैसे अंदर कहीं न कहीं जो हमारी जो बड़ी जनरेशन है, उच्च कोटि की मतलब उम्रदार जो कोटि का जो वर्ग है, सीनियर सिटीज़न, उनके अंदर समझ है, शिष्टाचार है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, उनको पता है। लेकिन जो ये नए बच्चे आ रहे हैं, नए लड़के लड़कियां जो है वो हो रहे हैं, उनको डबल ये शिष्टाचार तो सिखाई नहीं जाती है ना, स्कूलों में है, ख़त्म हो चुकी है। बस जो माँ बाप से आती थी वही आती थी। और अब वो जो जनरेशन थी पुराने टाइम की, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। 70 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, यानी कि पूरा एक आदमी पूरा बूढ़ा हो चुका है। 70 साल का आदमी जवान नहीं होता। तो 70-75 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। तो वो जो 75 साल में कई आम आदमी, इंडिया की जो एवरेज एज स्पैन है, मतलब लाइफ स्पैन है लोगों की, वो इतनी है 70-75 के आसपास। इतने एज में इंडिया के लोग मर जाते हैं। जापान नहीं है इंडिया, जहाँ पे 80-90 साल के लोग जी जाते हो, इतना लंबा नहीं जीता। कोई कोई रेयरली जिसका खाना पीना अच्छा हो वो जी जाता है, लेकिन जो आम आदमी है, जो गरीब वर्ग है या मध्यम वर्ग है, उसमें 75, 80, 85 बस इतना ही है। तो हमारे यहाँ पे जो लाइफ है ये वाली, जो बच्चों की लाइफ है वो इतनी डिस्टर्ब्ड अब होती जा रही है। बच्चों में भी हार्ट अटैक, कम एज में हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, डिप्रेशन, माइग्रेन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और ये हो रही है रिच लोगों के अंदर ज़्यादा, गरीबों में नहीं है। वहाँ पे आज भी सेम चीज़ें हैं, बस वो थोड़े अग्रेसिव ज़रूर हो गए हैं गरीब लोग, लेकिन वो पैसे की वजह से हुए हैं। उनके पास चीज़ें नहीं है खाने पीने की, मतलब अगर आप ये कहोगे कि दाल चावल है तो वो सबके घर में है। दाल चावल से सिर्फ भूख मरती है। लोग आजकल सिर्फ भूख मार रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो हमेशा से, मतलब पहले ज़माने से ही भूख मारते आ रहे हैं। दाल चावल कोई स्टेपल खाना नहीं है, ना उससे कभी तुम्हारे शरीर के न्यूट्रिशन मिलते हैं। तभी हमारे देश के लोगों की हाइट कम होती है, क्योंकि हमारे लोगों का खाना अच्छा नहीं है। पूरी की पूरी कंट्री की बता रहा हूँ मैं, 70-80% लोगों की डाइट सही नहीं है। जो नॉनवेज खाते हैं उनका कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, लेकिन जीव को मारना भी तो ठीक नहीं है। तो प्रोटीन का सोर्स कई हिस्सों में, कई जगह पर सिर्फ दाल और चावल से पूरा करने की कोशिश करते हैं वो लोग। तो यही है, दाल चावल है ठीक, नहीं मैं दाल चावल पे कहाँ पहुँच गया यार। मैं बता रहा था कि हमारे देश के जो युवा हैं, आजकल के युवा, उनका सही होना ज़रूरी है। उनको
जानना ज़रूरी है कि हमारा कल्चर वेस्टर्न कल्चर से अलग है, इसीलिए हम लोग रिच हैं कल्चरल वाइज़, और पैसे वाइज़ भी हम रिच हो जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि हमने अपनी एथनिसिटी नहीं छोड़ी है। जैसे अफ्रीकन लोगों को फोर्सफुली इतना कन्वर्ट किया गया है कि वो अंग्रेज हो चुके हैं। उनका नाम फिलिप, डेविस, जॉन इस टाइप के नाम रखने लगे हैं, जबकि एक्चुअल में वो है नहीं, उन पे थोपी गई है। कईयों पे इस्लाम थोपा गया और कईयों पे क्रिश्चियनिज़्म, जबकि वो एंशंट वे में वैसे नहीं थे। वो धीरे धीरे बदलाव लाते अपने लोगों के अंदर, तो वो कुछ और होते हैं। जैसे कि जापान है, उसने अपने रूट्स नहीं छोड़े कभी, या चाइना है, उसने बस रूट्स नहीं छोड़े, उन्होंने बदलाव लाए समय के हिसाब से। एरा आता है बहुत तरह के, पावर का राइज़ होता है और उसका फॉल भी होता है। जैसे कि आजकल देख लो, अमेरिका को बने हुए कितना टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ है, 200 साल हुए हैं। 18वीं शताब्दी में 1800 कुछ में उनको फ्रीडम मिली अमेरिका को ब्रिटेन से, तो 225 साल हुए मे बी। और जो पावर शिफ्ट था वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ गया पहले, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ से, यानी कि जो पहले तो वहाँ पे टॉप का जो पावरफुल कंट्री था वो ब्रिटेन था। उससे पहले पोर्टुगल था, पोर्टुगल से पहले कौन था, स्पेन, या फिर वो था स्पार्टा, कौन सी कंट्री थी वो, रशियन, स्पार्टन, मतलब वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में से ही कोई कंट्री थी, कंफर्म नहीं कह सकता मैं। मतलब ये पावर शिफ्ट होते रहते हैं। पहले ब्रिटेन था, हाल ही के जो एग्ज़ाम्पल है उनमें से बताता हूँ। पहले ब्रिटेन था, फिर ब्रिटेन से पावर शिफ्ट हुआ अमेरिका की तरफ, और अमेरिका से पावर शिफ्ट अब हो रहा है चाइना की तरफ। और ज़रूरी नहीं है कि चाइना के पास भी ये पावर हमेशा रहेगी, चाइना से भी पावर छीनी जाएगी। और नेक्स्ट पावर मुझे जहाँ तक लग रहा है इंडिया होगा, और इंडिया के बाद अफ्रीका होगा या ऑस्ट्रेलिया होगा, अगर ऑस्ट्रेलिया में इतने लोग आ गए तो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का साइज़ काफ़ी अच्छा है और अफ्रीका का भी साइज़ अच्छा है। अगर वहाँ पे कम्युनिटी, वहाँ पे लोग बिखरे हुए हैं, उनके लोग आपस में लड़ रहे हैं, जैसे इंडिया में किया गया था, हमारे देश में किया गया, अफ्रीका में भी सेम चीज़ हो रही है। अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ एक साथ जुड़ जाए ना, सारे देश, तो बहुत पावरफुल बन सकते हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करने लगे तो, टेक को कंट्रोल करने लगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं वो। बट वहाँ पे लोग एकजुट नहीं है, कोई किसी कम्युनिटी का बताता है, कोई किसी ट्राइब का बताता है, और लड़े जा रहे हैं। सेम ऐसा ही आज भी हमारे देश में होता है। राजपूत अपने ही घमंड में जी रहे हैं कि हम राजपूत हैं, और पंडित लोग अपने ही घमंड में हैं कि हम पंडित हैं, और कौन है वैश्य, यानी कि जो व्यापारी वर्ग है, वो अपने ही घमंड में कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हम वैश्य हैं। और शूद्र, उनका भी विकास हो रहा है, वो अपनी कम्युनिटी में है और वो भी बढ़ रहे हैं, अपने ही घमंड में है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे बंटवारा हो रहा है समाज में, लोग अलग हो रहे हैं। असल में एजुकेशन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें के पीछे गवर्नमेंट का हाथ है। गवर्नमेंट चाहती है कि तुम्हें थर्ड क्लास एजुकेशन मिले। एक जो गरीब बच्चे, जो मिडिल क्लास फैमिली के या उससे लोअर मिडिल क्लास, या फिर जो पुअर लोग हैं, जो गांव देहातों में रहते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और वो उन बच्चों से जो टीचर पूछते हैं ना कि बताओ बच्चे, तुम्हें क्या बनना है बड़े होके, और बच्चा खुशी खुशी बोलता है
क्योंकि उसने टीवी में देखा हुआ होता है या रेडियो में सुना होता है या अपने माँ बाप से सुना होता है या अखबारों में कहीं पे किसी से पढ़ लेता है या सुन लेता है कि इंजीनियर बनेगा हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा पायलट बनेगा। तो ये एक झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, जो कि आप लोगों के सामने परोसा गया है। समाज की सच्चाई है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूलों में तुम स्कूल या कॉलेजों में, स्कूल में तो बहुत बेड़ा गर्क है एजुकेशन का। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ाई जा रही है। 3rd क्लास टू टीचर्स हैं हरियाणा के। दिल्ली में तो यही सब भरे हुए हैं और गांव देहातों में भी ऐसी इसी टाइप के ही है, जो बच्चों को राजधानियों के नाम याद करवा रहे हैं यार। लिटरली वो राजधानियों के नाम याद करवा रहे हैं वहाँ पे आज भी 6th-7th क्लास में। एजुकेशन लेवल बहुत डाउन है। और तो मैं कह रहा था, हाँ, तो जो बच्चे ये सपने बचपन में सुन के बोलते हैं ना टीचर के सामने खुशी खुशी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, अगर नेट पे सर्च करो ना तो उसकी कॉस्ट गवर्नमेंट कॉलेज से 5 लाख रुपए है, जो कि शायद एक गरीब बंदा किसी तरह अफोर्ड कर भी ले। लेकिन सीटों का क्या? सीटें पता है कितनी है ऑल इंडिया में? अगर डॉक्टर की बात की जाए तो 2 लाख सीटें हैं, 2 लाख कुछ हज़ार सीटें पूरे ऑल इंडिया में डॉक्टर बनने की है। और अगर प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस है 25 से 50 लाख के बीच में, जो कि नहीं लगा सकते कोई आम गरीब घर का आदमी। उनको लोन भी नहीं मिलता। कहने को सरकार कह ज़रूर रही है कि वो भी प्रॉपर्टी देखती है कि तुम्हारे पास कितने प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू लगाई जाती है, उसके बाद तुम्हें लोन मिलता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। तो ये झूठे सपने मत दिखाओ। हमारे देश में एजुकेशन लेवल क्या बोल रहा हूँ यार, मैं भी इस 3rd क्लास एजुकेशन सिस्टम का एक शिकार हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे देश में ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसे बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो गवर्नमेंट तक जाए तो बहुत अच्छी बात है। 2% की एजुकेशन सिस्टम तुमने जो डाला हुआ है ना, बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हो। जितने भी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वहाँ से निकल के वो सिर्फ नौकर बनेंगे, सारे के सारे, कोई कुछ नहीं करेगा। सब के सब बल्क में नौकर बनेंगे। कोई इनोवेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई ज़्यादा अर्निंग किसी की नहीं होगी, नामुमकिन है। एक आध निकल गया तो वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उनको काउंट मत करो। वो बच्चे ही एक्सेप्शनल है। तो उनको हटाकर जो बच्चे बॉर्न ब्लेस्ड होते हैं, जिनका माइंड सच में बहुत ही बैडएस होता है या फिर फियर्स होता है, उन बच्चों को हटा के जो एवरेज बच्चे होते हैं, जो कि अगर ठीक ठाक पढ़ाई दिया जाए उनको तो वो कुछ कर सकते हैं, उनको भी अच्छी अर्निंग हो सकती है, वो अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। लेकिन उनको धकेल दिया जाता है सर्वाइवल मोड पे, किसी 2% की नौकरी पे, सरकारी जॉब की तैयारी करते करते उनकी एज निकल जाती है। फिर वो बहुत गंदा सिस्टम है। हमारे देश में 30-30 साल के, 32-32 साल के, 35 साल के लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे जा रहे हैं इस उम्मीद में कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। उस चक्कर में वो अर्न भी नहीं करते हैं, कुछ जोड़ा भी नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं। 12वीं तक उन्होंने 2% की एजुकेशन ली, अपने लाइफ के 12-15 साल बर्बाद किए, फिर एक घटिया से गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट किया। उसके बाद प्लेसमेंट के नाम पे 20-25 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, 50 तो मुश्किल ही मिलते हैं,
कोई अगर डी यू के जो सोल लर्निंग अल्टरनेटिव क्लासेस जो होती है, वहाँ से जो ग्रेजुएशन करते हैं उनका तो बेड़ा करके उनका ख़त्म है। वो लोग, वो सिर्फ उनकी डिग्री सिर्फ फॉर्म भरने के काम आती है और किसी काम की नहीं है। जो बाकी कुछ है वो अगर किसी ढंग की जगह लग गए तो लग गए, किसी सिफारिश के थ्रू या फिर कोई अच्छी जान पहचान हो तो अगर लग गए तो फिर तो कर लेंगे, नहीं तो फिर ख़त्म है वो भी। तो अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक हो हमारे देश में तो हमारे देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन के जो है अभी फ़िलहाल, उसको कई गुना किया जा सकता है, 5-6 गुना किया जा सकता है अगर एजुकेशन सिस्टम सही हो जाए तो। पूरे देश में अगर वन एजुकेशन वन पॉलिसी रही ना, फिर हो सकता है। हर स्टेट में अलग तरह की एजुकेशन है, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, उनके भविष्य को बर्बाद करके। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और अगर वो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ तुमको यार, तो मेरे भाइयों, मेरा बताना ज़रूरी है तुम लोगों को, 2% की एजुकेशन लेना ना तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो भी तुम पढ़ रहे हो ना, ये 2% की जो भी किस्से कहानियाँ इंग्लिश की किताबों में सिर्फ कॉपियाँ भर रहे हो, होमवर्क करे जा रहे हो। टीचर को भी, बस सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट की नहीं। वहाँ से एटलीस्ट वो लोग इंग्लिश तो सिखा ही देते हैं, कम से कम वो ट्रांसलेटर बन सकते हैं या कोई वोकेशनल कोर्सेस ले लें या कोई डिफरेंट लैंग्वेज सीख के, मतलब उनके पास कुछ तो स्किल्स हो जाती है। एटलीस्ट वो कुछ एलीट लोगों के बीच में, या फिर उनके पास एक्सपोज़र बढ़ जाता है कहीं और से, कुछ और तरह के बुक्स को एक्सप्लोर करके नॉलेज लेने का, या फिर उनका सराउंडिंग ऐसी बन जाती है कि उनके लिए बाकी चीज़ों का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो खुल जाता है। लेकिन ये जो सरकारी टीचर्स बैठे पड़े हैं ना सरकारी स्कूलों में, अपनी सैलरी तोड़ रहे हैं मोटी मोटी और चूतिया बना रहे हैं बच्चों को, उन बच्चों के लिए मुझे बुरा लग रहा है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। 12-15 साल तुम 2% की एजुकेशन लेके उसके बाद तुम्हें लगेगा कि मैं, अगर मुझे 20-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये की नौकरी करनी थी तो मैंने 20 साल क्यों बर्बाद किए। इतना तो मैं 4 साल ही मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर तुम 1 साल कोई भी ट्रेनिंग लेते हो ना, किसी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेते हो, अगर तुम्हारी एवरेज नॉलेज ठीक है, मतलब इंग्लिश तुम पढ़ सकते हो, मैथ और रीजनिंग तुम्हारी अच्छी है, मतलब एवरेज 10 तक की मैथ तुम्हारी ठीक है, 10 तक की इंग्लिश तुम्हारी ठीक है, हिंदी ठीक है, रीजनिंग स्किल्स ठीक है, तो तुम ना कोई भी सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो सैप हो, पाइथन हो, जावा हो, कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, या कोई किसी भी तरह की कोई एरर फाइंडिंग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मेडिकल सेक्टर्स में यूज़ की जाती है, या लिस्टिंग के जितने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सॉर्टिंग के सॉफ्टवेयर, सेलिंग के सॉफ्टवेयर्स, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो भी बहुत कुछ है स्किल्स। तो तुम्हें अगर 10th में जो भी ये वीडियो सुन रहा है, मेरी 10th 11th 12th में जो भी सुन रहे हो, तुम्हारे साथ अगर तुम्हें लग रहा है अगर तुम ढंग की एजुकेशन नहीं ले पा रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, स्किल ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट कुछ तो हो पाएगा, कुछ तो अच्छा होगा तुम्हारी लाइफ में, तुम कहीं खड़े तो हो पाओगे। अगर तुम खड़े भी नहीं हो सके ना, तुम जब निकलोगे ना, जब 12th से पास आउट होके कहीं जॉब के लिए जाओगे या कहीं इंटरव्यू दोगे या ग्रेजुएशन करने के बाद जाओगे, तो तुम्हें लगेगा कि ये सब कुछ ब्लैंक क्यों है। ये जो एलीट लोगों के बच्चे होते हैं ना, वो इन्हीं चीज़ों में आगे हो जाते हैं।
एवरेज मिडिल क्लास बच्चों से। उनको पता होता है कि वहाँ जाके क्या बोलना है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है क्योंकि उनके माँ बाप उनको ट्रेन करते हैं उस लेवल पे। उनको वो एजुकेशन मिल जाती है पहले ही। तो ये एजुकेशन तुम्हें कैसे मिलेगी? जितने भी सरकारी या फिर मिडिल क्लास फैमिली के, उससे लोअर क्लास फैमिली के लोग हैं, उनको कैसे इस चीज़ को क्रैक करना है, मैं बताता हूँ। तुम्हें मॉक इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। फेक सर्टिफिकेट्स बनाओ, फेक रिज्यूम बनाओ, अपनी एज को ज़्यादा दिखाओ उसमें। अगर 18 मतलब तुम लगते नहीं होगे 18, अगर लगते हो 18 के तो तुम कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो तुम करो, वो करना पड़ेगा तुम्हें। इंटरव्यूज़ दो, कंपनीज़ में रिज्यूमे डालो, वहाँ पे इंटरव्यू में बैठो। बेशक फेल हो जाओ लेकिन इंटरव्यू दो। इंटरव्यू दोगे तो तुम्हें नॉलेज आ जाएगी कि इन चीज़ों में वहाँ पे क्वेश्चंस क्या किया जाता है। तो तुम उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढोगे। तो ऑटोमेटिकली तुम उन चीज़ों के बारे में जान जाओगे पहले ही, ताकि आने वाले टाइम में जब तुम जॉब के लिए जाओगे तो तुम प्रिपेयर होगे। तुम्हें पता होगा कि इंटरव्यूज़ कैसे दिए जाते हैं। तो जो तुम्हारा डर है, क्योंकि तुम्हें आज नहीं तो कल फेस करना ही पड़ेगा, तो जितना जल्दी फेस करो इन चीज़ों को वो बेटर है। तो यही था। और हमारा समाज अलग है पाश्चात्य समाज से। टॉपिक ये था। मैं इंटरव्यूज़ पे पहुंच गया। कोई बात नहीं, कोई ज्ञान की बात ही तो मिली है तुम लोगों को, अच्छी चीज़ सिखाई है। और तो मैं बता रहा था कि हमारा समाज पाश्चात्य समाज से अलग कैसे है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, ये शायद मैंने बता दिया है। फिर भी एक बार और कंक्लूजन ये देना चाहूँगा कि हमारे जो कम टाइम में अगर किसी इंसान को ज़्यादा चीज़ें मिल जाए ना, तो वो ना उस चीज़ को पाके कम एज में, जब वो इंसान उस चीज़ के लायक हुआ भी नहीं है लेकिन उसको वो चीज़ मिल गई है, तो वो चीज़ उसको बेचैन कर देती है। अगर तुम्हें कोई चीज़ समय से पहले मिल गया है बिना मेहनत किए, या तुम उसके लायक नहीं हो, तो ये चीज़ तुम्हें हर्ट करेगी, बहुत बुरी तरह हर्ट करेगी। जिस चीज़ के लायक नहीं हो ना तुम, उस चीज़ के लायक बनो। उसके बाद उस चीज़ को रखना तो तुम्हें एक संतोष होगा। संतोष होना ज़रूरी है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि खुद से अर्न किए हुए कमाई के पैसों को खर्च करना, और जो फ्री में मिले हुए पैसे जो बाप से मिल जाते हैं या फिर कहीं से भी पा जाते हो, उसकी कदर नहीं होती। तो ये फ़र्क है। वहाँ पे अब्रॉड में जो बच्चे हैं ना, उनको काफ़ी चीज़ें समय से पहले मिल जा रही है जिसके वो लोग लायक है भी नहीं। लग्जरी लाइफ से हट के चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो उनको नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें भी। मेरा इशारा समझ रहे होगे आप लोग। और वही चीज़ें उनका देखा देखी यहाँ भी हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है। इस वजह से आजकल वो बच्चे ज़्यादा ग्रसित हैं इन चीज़ों से, जो ये मानसिक बीमारियां हैं उनसे ज़्यादा ग्रसित हैं। और सेम यही हाल वहाँ पे भी है, विदेशों में। तो आशा है मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को।
और बस अच्छे रहना, पॉजिटिविटी के साथ रहना, खुश रहना और अच्छे आचरण के साथ रहना। मन शांत रहेगा और हमेशा खुश भी रहोगे। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।